एनसीईआरटी विवाद आखिर किसका हाथ? ये जहाँ प्रथा होगी तहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। अपनी मर्जी से तो कोई उसको लागू नहीं कर देता एनसीईआरटी। इतिहास से खिलवाड़ या सरकार बना रही है पहचान? अच्छा ताना बाना नष्ट नहीं होगा क्या? ये लफ्ज हाथ में नहीं आएगा? तो कहने का मेरा मतलब कि अनुशासन खत्म हो गया। मुगल काल के बाद कोर्ट की बारी आकाओं को पड़ेगी भारी। करप्शन ना होता तो अपराध ना होता, करप्शन ना होता 10-10 साल एक केस चलता रहता है। करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण, सारे न्यायालयों में आरक्षण होना चाहिए। अरे जो आने वाली जनरेशन होगी वो सब जान जाएगी कि हाँ इसमें भी भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। एक बार फिर एनसीईआरटी चर्चा में आ गया है। इस बार एनसीईआरटी मुगलों की कहानी को लेकर चर्चा में नहीं आया, बल्कि एनसीईआरटी किताब ने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है और न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही न्यायपालिका के पेंडिंग केसों का भी किताब में जिक्र किया गया है। ये जिक्र कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में किया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस का बयान भी आया, उन्होंने फटकार भी लगाई इस मामले पर। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये किताब अब छपेगी नहीं, ना ही बांटी जाएगी। उस पर जो है बैन लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रहा है? कभी मुगलों की कहानी हटाने की बात करता है, कभी भारत में 1947 में विभाजन की बात करता है हटाने की, और अब सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रही है? एनसीईआरटी किसी के इशारे पर नहीं काम कर रही है, ये स्वाभाविक है। आप ये बताइए, जुडिशरी में करप्शन यानी जुडिशरी में भ्रष्टाचार, न्यायालय में भ्रष्टाचार। आप बताइए, यशवंत वर्मा जो है हाई कोर्ट के जज थे और उनके यहाँ जो है पता नहीं कितने करोड़ रुपया मिला, तो वहाँ करप्शन नहीं है? पहले अपने अंदर झांकना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को कि आखिर ये बात आई कहाँ से। तो बच्चों को या आम जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि जो है भ्रष्टाचार न्यायालय में भी पहुंच गया है, वो नहीं दिखाई देता। आप लोग जो है कॉलेजियम सिस्टम से जज बन जाते हैं, एक दूसरे के लड़के को जो है आप लोग बुलाते रहते हैं। परीक्षा से जज बनना चाहिए, जैसे लोक सेवा संघ से जो है IAS IPS निकलते हैं, उसी तरह से जजों की भी भर्ती होना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि जो है ये न्यायालय की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं, स्वतः संज्ञान ले लिए। और आप एक पिक्चर बनी यादव जी की लव स्टोरी, उस पे कह रहे हैं, टिप्पणी की है कि मोटी खाल रखिए। आप ये बताइए, वही एक घुसखोर पंडित आया पिक्चर, उस पे कहे रोक लगा देते हैं। और आप बता रहे हैं, एक तो सनातनी धर्म का ये लोग कहते हैं और लव जिहाद रोकने की बात करते हैं, और इधर लव जिहाद को बढ़ावा देने का जो फरमान एक तरह से अपरोक्ष रूप से दे रहे हैं कि यादव की लड़की मुसलमान के लड़के से चली गई तो कौन सा आप बताइए, ये पेपर में दिया गया है कि क्या इससे अपमान होता है? मुझे बड़ा दुख होता है कि न्यायपालिका को स्पष्ट आदेश करना चाहिए। ये देखिए पत्रकार महोदय, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह क्या राष्ट्रीय ताना बाना नष्ट करता है? शीर्ष कोर्ट कर अच्छा ताना बाना नष्ट नहीं होगा क्या? ये लव जिहाद में नहीं आएगा? इधर लव जिहाद का आप लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है, और इधर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए पिक्चर बनवा रहे हो। पिक्चर से आम जनता देखकर अपनाने लगती है, तो पहले तो पिक्चर पे रोक लगाना चाहिए था। और अपने वाली पिक्चर में क्या है? उसमें तो लव जिहाद नहीं है ना। क्या है? आखिर एक यादव की लड़की एक मुस्लिम का लड़के के साथ अगर जो है लव करके शादी कर रही तो लव जिहाद नहीं तो फिर क्या है? और इधर सरकार कहती लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद नहीं होने देंगे। तो ये कोर्ट क्या कर रहा? इससे क्या समाज अपमानित नहीं होगा? जिस समाज का पूरे यादव समाज के है ना, एक किसी व्यक्ति के नाम चिंटू मिंटू यादव के नाम से बनाए होते तो अलग बात थी। पूरा यादव समाज की आप कह रहे हैं ना यादव की लव स्टोरी, तो यादव समाज का पूरा अपमान हो रहा है। उस पर कोर्ट नहीं ध्यान दे रहा। केवल एक जो है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आया तो वो अपना तुरंत काला टाइट करने लगे। अरे अपने ऊपर देखो माननीय न्यायाधीश लोग कि क्यों ये इसी बात आई कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले उस पे। और आप लोग पारदर्शी तरीके से, स्पष्ट तरीके से अगर जजमेंट देते तो जनता स्वागत करती। आप लोग क्या करते हैं कि जजमेंट लिख के और उसके बाद कह लेते हैं सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षित क्यों रखते हैं? 2-2 महीना सुरक्षित रखते हैं, तो क्यों आप लोग रखते हैं? अगर जजमेंट लिख गया तो उसको सुना देना चाहिए, तो ये रोकते क्यों हैं? अपने गिरहबान में नहीं झांकते। केवल लोग जो है
जनता को नसीहत देते हैं, स्वयं अपने अंदर झांकिए आत्मा के अंदर कि लोगों के विचार क्यों आया कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार है तो रुकना चाहिए। पहले न्यायालयों में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, उसके बाद जनता को कहें, हर विभाग में ये भी कहें, अन्य विभागों में नहीं दिखाई दे रहा तो जब आप जान रहे हैं कि अन्य विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा तो क्यों नहीं रोकने का कानून लाते हैं? आपके हिसाब से क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है किताब में जो लिखा किया, जुडिशरी पर सवाल उठाए गए, करप्शन की बात की गई है, बच्चों को पहले उसके ढांचे के बारे में पढ़ाया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका होती क्या है, अब उनके बारे में करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नहीं, बिल्कुल देखो जानकारी होनी चाहिए। देखो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट रहा वो कॉलेजियम सिस्टम से ग्रसित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक है कि हमारे बाप रहे तो हमारा लड़का आ जाएगा, ये जहाँ प्रथा होगी तहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। और उस पर अगर कोर्ट के विषय में जानने का हक क्यों बच्चों को नहीं, न्यायालय के विषय में जानने का हक क्यों नहीं? लेकिन करप्शन की बात कैसे है कि ना कोई सोर्स दिया है एनसीईआरटी ने, न कुछ दिया, डायरेक्ट करप्शन की बात कर दी है। नहीं, करप्शन तो है भाई। देखो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। करप्शन ना होता तो अपराध ना होता, करप्शन ना होता 10-10 साल एक केस चलता रहता है। करप्शन है कि कोई पीड़ित परिवार के पक्ष गया और उसको 10 साल तक न्याय नहीं मिल रहा न्यायालय से, करप्शन नहीं तो क्या? उसको तुरंत आप कार्रवाई करके उसके ऊपर कार्रवाई करें, कम से कम उसको न्याय मिले तो उस हिसाब से उसको समझेगा। अब वो तो यही समझेगा कि 10 साल रोक करके हमारे साथ करप्शन किया जा रहा, पैसा लेकर के हमारा जो सही निर्णय होना चाहिए वो नहीं कोर्ट कर रहा, तो आदमी तो कहेगा ही, मांग करेगा। इसलिए इस पे विचार करना चाहिए हमारे देश की सरकारों को भी और न्यायालय को भी और न्यायाधीशों को भी। अरे क्या करोगे भैया, इतना पैसा ले जाके कहाँ जाओगे? समझ गो, कम से कम न्याय करो जिसलिए आए हो। 70-80 साल 90 साल की तुम्हारी उम्र है, किसी की भी हो, और उसके बाद तुम लोग ये कर रहे हो, जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते हो, गरीब जनता पिस रही है, तो तुम्हारे बच्चे खराब, तुम्हारे बच्चे उससे ज़्यादा खराब हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार उससे ज़्यादा खराब। इसलिए तुम अपने ऊपर खुद ऐसा कुछ नियम लगाओ कि ताकि लोगों का, जनता का विश्वास तुम्हारे ऊपर हो और तुम्हारी सराहना करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब सोशल साइंस में जो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया, इसके पहले मुगल कालीन का मुद्दा था, उसको भी एनसीईआरटी से हटाया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में जो हटाया गया, उसको जो है राम मंदिर जो अभी 2000 प्राण प्रतिष्ठा वाला मैटर डाला गया, उसके बाद क्या मुगल कालीन, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा लिखना, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, ये किस तरह से सही है? एनसीईआरटी आखिर किसके इशारों पर काम कर रही है? नहीं, ये विशेष अभी हमें जानकारी नहीं है इस मुद्दे की, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मुगल कालीन का वो हटाया गया है और बाबरी मस्जिद के बारे में जो हटाया गया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के करप्शन की बात कर दी गई, पेंडिंग केसों की बात कर दी गई है, ये जो आप सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल साइंस की किताब को बैन कर दिया है, इसको कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर मतलब न्यायपालिका पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ना कोई सोर्स दिया गया है। क्या एनसीईआरटी किसी के इशारों पर काम कर रही है? पहले भी जो कुछ मामले ऐसे सामने आए कि मुगलों के इतिहास को हटाया गया किताब से, फिर भारत में जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान को, उसको भी 2 मॉड्यूल में बांटा गया है, अब इसके बाद सुप्रीम न्यायपालिका का मुद्दा आ गया है। क्या एनसीईआरटी वाकई किसी के इशारों पर काम कर रही है? नहीं, न्यायपालिका किसके इशारे पर काम कर रही है? आप किसके इशारे पर? जो पूरे देश में 34 हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कौन लोग बैठे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जानकारी है। न्यायपालिका खुद अपने साथ न्याय नहीं कर पा रही है, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है। जहां बैठी है वो खुद SC OBC ST का एक भी जज बनाने के लिए तैयार नहीं है। वहां कॉलेजियम से जज बन रहे हैं, जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का बाप होगा तो उसका बेटा जज बनेगा। ये गलत है, वहाँ भी आरक्षण लागू होना चाहिए। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि जिस तरह से IAS IPS की परीक्षा होती है, उसी तरह जजों की भी परीक्षा होनी चाहिए और उसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। 21% SC का, 2% ST का, 27% पिछड़ी जात का, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जज हमारे समुदाय के समाज की आ सके। नहीं तो फैसला आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से करेंगे। जिस प्रकार आपने UGC पे कर दिया, आपने तुरंत UGC पे कर दिया और संविधान में संशोधन करा के 10% रिजर्वेशन जब आपको दिया गया तो उस समय आप नहीं बोले, जो कि संविधान सम्मत नहीं है। आपने 10% रिजर्वेशन उसको दे दिया। कोई देश का दलित पिछड़ा का नेता विरोध नहीं किया, कहा गया कि चलो भाई आप 10% हैं, 10% ले लीजिए। लेकिन जब SC ST OBC के लोग जब 116% मामले यूनिवर्सिटी में बढ़ रहे हैं और कई छात्र हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, कई प्रोफेसर निलंबित हो रहे हैं, तो आप जो है कि अब उस पर रोक लगा रहे हैं।
तो आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय करना होता तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि देश में 34 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी का जज क्यों नहीं है? क्यों आपका बेटा ही जज बनेगा, आप ही जज बनेंगे? क्या एक राज परिवार के लोग, एक जाति के लोग ही उसमें बनेंगे? ये भी एक सवाल है। और न्यायपालिका में रिजर्वेशन आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए। जब विधायिका में रिजर्वेशन है राजनीतिक क्षेत्र में, 131 MP जीत के जाते हैं, 85 विधायक जाते हैं ना, तो न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन हो, चाहे कार्यपालिका में IAS से लेकर चपरासी कलेक्टर IPS तक रिजर्वेशन है। आखिर में न्यायपालिका में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? आखिर न्यायपालिका आप क्या चाहते हो? आप देश से बड़े हो, संविधान से बड़े हो, कोर्ट से बड़े हो, कानून से बड़े हो। जब हमारे खिलाफ फैसला अगर संसद विधायिका करेगी, अगर कोई बात होगी तो आप न्यायालय में जाकर के रोक दोगे, इसलिए कि आपके जात के खिलाफ है वो मामला। तो कहीं न कहीं न्यायपालिका के खिलाफ भी लोग खड़े होंगे और आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा। देश में आप भी रहते हैं, इसलिए न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू करिए। जैसे विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू हो रहा है, उसी तरह से न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ मीडिया, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। देश के जितने बड़े चैनल हैं, पत्रकारिता है, सब इसमें एक जात के लोग हैं, सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तब आपका चौथा स्तंभ माना जाएगा, तब आप देश और प्रदेश को, समाज को सही आईना आप दिखा पाएंगे और समाज की सच्चाई सामने आ पाएगी। हर व्यक्ति अपनी जात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जात को बड़ा बनाने में लगा हुआ है। तो हमारे साथ आप कैसे न्याय कर पाएंगे जब तक हमारी जात के लोग वहाँ नहीं रहेंगे? या तो बहुत आप ईमानदार हो जाइए और न्यायी काम करिए, लेकिन आप न्यायी काम नहीं कर रहे हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे फैसला दे रहे हैं, इसमें आपके भी उंगली उठ रही है। इसलिए सभी जातियों के, सभी समुदाय के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए। और जब कार्यपालिका में रिजर्वेशन है तो न्यायपालिका में भी होनी चाहिए। और देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, न्यायपालिका में रिजर्वेशन होना चाहिए? 100% होना चाहिए। इसलिए कि भाई लोग कहते हैं बीजेपी के लोग कि सबका साथ, सबका विकास, तो ये कैसा विकास है? आप न्यायपालिका में देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कितने हैं? 0%। और ऐसी हालत में जब हम यानी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर न्यायपालिका में नहीं है तो वो न्याय मांगने ही जा सकता है, न्याय दे नहीं सकता, क्योंकि न्याय दे सकने की कुर्सी में बैठे नहीं हैं। तो जो जिन लोगों का कब्जा है कोलिज्म सिस्टम से के आधार पर, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो किसी को घुसने नहीं देना चाह रहे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। और कि भारत का यानी जैसे शरीर का हर अंग बराबर डेवलप होना चाहिए, उसी तरह समाज की जितने भी जातियां हैं उनका सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। जो जिस तरीके से उंगली है, इसको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन हर अंग को अलग अलग चाहिए। उसी तरीके से समाज का और देश का उत्थान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण, सारे न्यायालयों में आरक्षण होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो NCERT है किसके इशारों पर काम कर रही है? देश और संविधान, इस दोनों पर देखिए। देश एक वही रहा जिसमें बौद्धों की हुकूमत हुई, मुगलों की हुकूमत हुई, अंग्रेज़ों की हुकूमत हुई, लेकिन देश अपनी जगह पर रहा। और अब संविधान सम्मत चल रहा है देश। संविधान देश से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो लोग कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, तो तुमको आरक्षण मिला, पढ़ने लिखने का अत्यंत अवसर मिला, शिक्षा में तुमको, शिक्षा में 10 साल के लिए लागू किए गए थे ना, 10 साल के लिए, और आज 75 साल से ऊपर हो गए। तो अब भी आपको आगे बढ़ने का, दौड़ने का अवसर नहीं मिला। आप अपने बच्चों को प्राइमरी तक मुश्किल से भेजे, उसके बाद मजदूरी कराने लगे। तो इसमें दोष किसका है? उच्च जातियों का या तुम्हारा जो दोष है? तुम बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस योग्य वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा सकते हो? पहुँचाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? उसमें नहीं पहुँचा सकते हो, रिजर्वेशन चाहिए। हम दौड़ कर नहीं जा सकते वहाँ, लेकिन हम रिजर्वेशन उसे दे, विशेष कर हम पहुँच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो अभी क्यों उनको जूता दिखाया गया? क्यों दिखाया गया? क्या उन्होंने जातीय भेदभाव नहीं किया? उन्होंने जातीय भेदभाव छोड़ दो, उन्होंने भगवान को भी भगवान नहीं माना। उन्होंने कहा हम बुद्ध को भगवान मानते हैं, हम भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते हैं। ये दोष की आरोप किस पर है? तुम भगवान को नहीं मानोगे, तुम देश को नहीं मानोगे, संविधान तुम्हारी बपौती हो गया है।
तो संविधान बपौती होकर के ये संविधान बनते और बिगड़ते रहते हैं। आज भी कानून को लोग अंधा कानून मानते हैं। जो लोग सनातन की बात भी भाजपा में कर रहे हैं, सनातन और कानून एक दूसरे के विपरीत हैं। सनातन में नीति प्रधान है, कानून नहीं, और नीति ये भगवान का बनाया हुआ संविधान है। उसके अंतर्गत जातीयता है क्या? जातीयता एक भगवान के बनाए संविधान के विभाग है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रही है? पहले मुगल कालीन के लोगों के जो है इतिहास के पन्नों से हटाने से बात की गई, उसके बाद बाबरी मस्जिद जैसी चीज़ें जो है हटाने की बात की गई। न्यायपालिका का मुद्दा आया है, न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और पाठ्यक्रम में न्यायपालिका में पेंडिंग केसों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका को लेकर करप्शन की बात की गई है, क्या कहेंगे? मैम देखिए, जब तक ये सरकार है इस तरीके के ड्रामेबाजी रोज़ होती रहेगी, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। मगर मुझे इसके बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी संस्थाएं हैं सरकार की, सरकारी संस्थाएं, वो सब अधीन है। मैं मोटे से तरीके से बता देता हूँ, चाहे न्यायपालिका पे सवाल उठे, चाहे किसी सरकारी संस्था पे उठे, ये सरकार के सब अधीन है। इनकी चाटुकारिता में पूरी तरीके से ली ना, जब तक हम लगता है हम किसी भी मुद्दे में बात करें, इससे अच्छा है तो ये है कि देश में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम ऐसे मुद्दों को, चाहे वो SIR का मुद्दा लेके, UGC का मुद्दा लेके हो, कोई भी एनी मुद्दा, आप इस तरीके से हम लोग रोज़ इसी तरीके से डिबेट में आते रहेंगे और ये चर्चा होती रहेगी। चर्चा भी लाजमी है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, कहीं ना कहीं सरकारों के अधीन है ये सरकारी संस्थाएं या कोर्ट या न्यायालय जो भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको उससे पहले कोई निर्णय मिल सकता। आपके हिसाब से क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रहा है? क्योंकि 2024 से मामला गरमाता हुआ नजर आया। पहले मुगलों का इतिहास हटाने की बात की गई सिलेबस से, इसके बाद भारत विभाजन की बात की गई, कांग्रेस 2 मॉड्यूल लाए गए, कांग्रेस और जिन्ना का। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रही है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर हम लोग जो है नहीं गोली उठा सकते हैं। और रहा है, मुगल आए देश से चले गए, अंग्रेज आए देश से चले गए, जिम्मेदारी आई देश से चली गई, अब रहने का रहेगा। जो चीज़ में जानकारी नहीं है उस पर हम उत्तर नहीं देंगे भाई साहब से। अपने हिसाब से एनसीईआरटी किसके इशारों पर काम कर रहा है? देखिए, ये तो सब बात अब आप जनता को उलझाने की बात है। मेन मुद्दे की बात करिए। मेन आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, इलाज का है ना, विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, बच्चों की रोजी रोजगारों के ऊपर बात होनी चाहिए, है ना, जो भ्रष्टाचार सब जगह फैला उस पर बात होनी चाहिए। अब ये मुद्दे कि ये है कि वो कोई मंदिर ना जाए, कोई ये ना जाए, ये सब बातें ये मुद्दे नहीं है। इससे जनता का कोई भला नहीं होना। अगर बात करनी है तो जो नौजवान बच्चे किसी जात के हों, जो शिक्षा पे जो कंपटीशन में बच्चे पास हो गए, उनकी नौकरी की बात होनी चाहिए, है ना, उनकी शिक्षा की बात हो जाए, कैशलेस होना चाहिए। जो 60 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए, उनके इलाज की बात, जैसे बेचारे गांव में जिनके पास पैसा नहीं है तो कैशलेस हो जाना चाहिए, उनका इलाज फ्री होना चाहिए। तो ये सब बातें मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज के ज़माने में लड़कियां हमारी पढ़ लिख के इतनी परेशान हो तो उस पर कोई बात नहीं है। तो मेन अब इस पर बात होनी चाहिए। कारण ये है कि किसी भी विधा का संचालन करने के लिए जो हमारे सिस्टम बने, जो कार्यपालिका बनी है, जो न्यायपालिका बनी है, जो व्यवस्थापिका बनी है, पहले क्या होता था कि ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे का पूरक हुआ करती थी। जब कहीं एक संस्था कहीं से प्रभावित होती थी तो दूसरी संस्था उसका सहयोग करके उसे समानांतर यानी प्लस कर लेती थी, वो इसी तरह तीसरी संस्था। लेकिन अब हमको लगता है बड़ा जटिल समस्या है। यहाँ प्रधानमंत्री की बात एक सांसद मानने को तैयार नहीं था, एक मुख्यमंत्री का बात उसका एक विधायक मानने को तैयार नहीं, डीएम का बात चपरासी मानने को तैयार नहीं,
एसपी की बात सिपाही मानने को तैयार नहीं, तो अब आप समझिए कि जब पूरा देश का सिस्टम तार तार हो चुका है, किसी का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, न व्यवस्थापिका का न्यायालय पर है, न न्यायालय का व्यवस्थापिका पर है, न व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर है, न कार्यपालिका का विधायिका पर है। तो ये तमाम बातें जो है, मुझे लगता है कि इतना अयोग्य, नॉन मेरिट लोगों के हाथ में ये विधा चली गई है, जो पूरे देश को या 37 साल से पुतले का राम बना करके, गुमराह करके डेमोक्रेसी पर कब्जा कर रखी है। ये कहते हैं कि साहब राम हमने लाया है। राम तो भाई सबको लाया है, राम कायनात का निर्माण किया, कायनात में जितने मानव समाज है सबको राम, लेकिन ये मानव ऐसे महान है कि राम को ला दिए, सनातन को ला दिए, सनातन के बाद हिंदुत्व को ला दिए, हिंदुत्व के बाद ये बताने में नहीं चुके कि 2014 में ही भारत का निर्माण हुआ है। 2014 से पहले दुनिया के नक्शे में भारत था ही नहीं। शंकराचार्य की जो स्थिति है आप देख रही हैं कि शंकराचार्य जी सनातन के बल पर आप यहाँ तक सफर किए, उसी सनातन के दहलीज को आप स्वयं बमबाट कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि अनुशासन खत्म हो गया। आज जिस सिस्टम में अनुशासन खत्म हो गया, वो विधा बेकाबू हो जाती है। आज जब विधा बेकाबू हो जाती है तो क्या न्यायालय, क्या व्यवस्थापिका, क्या कार्यपालिका, अब उसमें अगर छात्र सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट छात्रों का मार्गदर्शन करता है, तो ये दोनों के मध्य की जो विषमता है, जो मध्य का जो सिस्टम है, जो मध्य का एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, वो एक दूसरे का प्रतिकूल दिशा में काम कर रहा है। तो मैं आपके चैनल पर इतना ही कह सकता हूँ कि जो आपका सवाल है, मूलतः आज समय की पुकार है, लाजमी भी है, ये सवाल होना भी चाहिए, लेकिन किसके सामने होना चाहिए, डर का भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये लोग क्या है। अगर उस जो आपका सवाल है पूछ दीजिए कि इसका फूल फार्म क्या होगा, तो यहाँ एक आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन वो बकवास तो आपके चैनल पर निश्चित तौर पर करेगा। तो कहने का मेरा मतलब आपके चैनल पर इतना है कि आपका क्वेश्चन लाजमी है, क्वेश्चन गंभीर है। आज इस क्वेश्चन का अगर कोई भी वक्ता अगर इस पे जवाब देता है तो उसको अपने व्याख्या का एक एक शब्द का ज्ञान रखना चाहिए कि जो मैं व्याख्या में शब्द डाल रहा हूँ, ये आपके सवाल के मर्यादा को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, तालमेल करता है कि नहीं करता है, उस सोच में है कि नहीं है, इतना ध्यान रखें। क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसके इशारे पर काम कर रहा है? क्योंकि 2014 के बाद एनसीईआरटी की पुस्तकों में कई सारे बदलाव देखे गए हैं। देखिए, एनसीईआरटी की जो किताब है सरकार के संज्ञान में होती है, अपनी मर्जी से तो कोई उसको लागू नहीं कर देता। एनसीईआरटी उसमें जो भी होगा सरकार की मुहर लगती है, सरकार मुहर लगा के बाकायदे शिक्षा विभाग को देता है, शिक्षा विभाग लागू करता है। ठीक है, और बताइए। लेकिन इस मामले में जैसे करप्शन की बात की गई, पेंडिंग केसों की बात की गई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी क्यों जताई है? ये हर एक बच्चे का जानने का अधिकार है कि न्यायपालिका की व्यवस्था किस तरीके से है। अब न्यायपालिका की आप बात कर रही हैं, अब मैं न्यायपालिका पर नहीं, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ। न्यायपालिका जो कहेगी, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, ढांचा पढ़ाया जाता था, उसके बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसी चीजें आ रही है सामने कि अब उसके पेंडिंग केस, करप्शन की बात की जा रही है। तैयार किया था उसको, जो सिलेबस उसमें था, जो जजों के हिसाब से जो क्राइम है जुडिशनरी में, उसको बच्चों को पढ़ाना था, तो वो कक्षा 8 के बच्चों से रिलेटेड था कि सब बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो इनको लगा, जज को, सीजीआई को, कि ये तो हमारी प्राइवेसी भंग होगी, इससे हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी वो सब जान जाएगी कि हाँ इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसलिए इन्होंने उस पर ब्रेक लगा दिया।
ये है मेन मुद्दा उसको पढ़ेंगे। तो इससे सरकार ने माफी भी मांगी है कि ये हमारी निगरानी में नहीं हुआ है, कार्रवाई की जाएगी इस पर। नहीं तो कार्यवाही क्या होगी? अभी जस्टिस वर्मा कितना बड़ा घोटाला किए, कितना कैश उनके यहाँ मिला, तब कहाँ ये सीजीआई थे? तब ये कुछ दिनों उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक बुक छपी उनके खिलाफ कि हमारे लोग बच्चे जानेंगे उसके बारे में, तो उन्होंने उस पर तुरंत रोक लगा दिया। माने जजों के ऊपर ये भ्रष्टाचार करते रहे कि इसमें सब कुछ होता रहे, सब खेल होते रहे, तब तक कोई आलोचना प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं होगी, तुरंत कार्रवाई हो गई। किसी आम पब्लिक का मामला होता तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये सब भेदभाव हो रहा है, इस तरीके के सब बड़ा गंदगी हो रही है। इस पर रोक लगना चाहिए, कायदे में सब निष्पक्ष होना चाहिए, सही चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में आ रहा था, बच्चा पढ़ता, क्या दिक्कत थी आपको? ये सब रोक लगाने का काम किया इन्होंने। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल साइंस की किताब को जो है बैन कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर एनसीईआरटी किसके इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि 2014 के बाद सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, मेक इन इंडिया जैसे जो है मुद्दे डाले गए हैं। कैमरा पर्सन इशुत के साथ मैं प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।